नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आप सबको टीचर्स डे की ढेर सारा आभार, ढेर सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की ओर से। दोस्तों, कल हमने मनोविज्ञान की इस क्लास में हमने मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण संप्रदाय है उसका नाम है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की ओर। देखो, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की स्थापना जिस व्यक्ति के द्वारा की गई उस व्यक्ति का नाम है सिगमंड फ्राइड। तो देखिएगा दोस्तों, थोड़ी बहुत हम जानकारी प्राप्त करते हैं सिगमंड फ्राइड के बारे में कि ये सिगमंड फ्राइड था कौन। सिगमंड फ्राइड, सबसे पहले दोस्तों सिगमंड फ्राइड के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि मैंने आपको कई बार एक शब्द बताया था, मन। और इस मन का अर्थ मनोविज्ञान में जो होता है वो होता है मस्तिष्क। यानी सिगमंड फ्राइड ने इस मन का विश्लेषण किया। विश्लेषण किसका किया? मन का। हम या फिर हम यूं कह सकते हैं सिगमंड फ्राइड ने मस्तिष्क का विश्लेषण किया और मस्तिष्क का विश्लेषण करके एक नवीन वाद दिया, एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया और उस वाद या उस विचार को हम मनोविश्लेषणवाद के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस सिगमंड फ्राइड के विचारों से जो वाद निकला था उस वाद को हम क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद। साइको एनालिस यानी इसी को हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। इसको मनोविश्लेषणवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वाद में या इस विचार में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया और मन या मस्तिष्क का विश्लेषण करके सिगमंड फ्राइड ने मन को 3 भागों में विभाजित किया था। अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड, इसके अलावा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, और तीसरा जो प्रकार बताया उस प्रकार का नाम है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन या हम इसको यूं भी कह सकते हैं अवचेतन मन यानी हाल्फ कॉन्शियस माइंड। ये मन के 3 प्रकार बताए थे और ये प्रकार जिस वाद में है, ये प्रकार जिस संप्रदाय में है उस संप्रदाय को हम क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है उनका नाम है सिगमंड फ्राइड। देखिएगा, इसके अलावा जो सिगमंड फ्राइड थे, ये सिगमंड फ्राइड वियना के निवासी थे और वियना है दोस्तों ऑस्ट्रिया के निकट। और देखिएगा, सिगमंड फ्राइड का जन्म 6 मई 1856 में 6 मई 1856 में इनका जन्म हुआ था वियना के निकट। वियना, और वियना है ऑस्ट्रिया के निकट, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ऑस्ट्रिया के निकट। और यहां पर इनका जन्म हुआ था यहूदी परिवार में, यहूदी परिवार में। और दोस्तों, उस समय यहूदी परिवार पर यहां बहुत अधिक अत्याचार किया जाता था, यानी हम यूं कह सकते हैं बहुत ज्यादा पीड़ित परिवार हुआ करता था। इसलिए सिगमंड फ्राइड का जो लालन पालन होता है वो अनाथालय में होता है और कहते हैं कि इनके माता पिता की हत्या कर दी थी वियना में। उसके बाद में सिगमंड फ्राइड डॉक्टर बनते हैं एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में, और ये जिसके डॉक्टर थे उनको कहा जाता है हिस्ट्रिया बीमारी होती है, और उसके बाद में ये पागलों के डॉक्टर बने थे। उसके बाद में सिगमंड फ्राइड वियना से आ जाते हैं पेंसी नगर। सिगमंड फ्राइड वियना से आ जाते हैं पेंसी नगर, और पेंसी जो नगर है वो है पेरिस में, और पेरिस फ्रांस की राजधानी। तो देखिएगा दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं कि जिस प्रकार भारत में आगरा में पागलों का इलाज होता है या भारत में आगरा में पागलों का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, उसी प्रकार विश्व में पागलों का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल का नाम है पेंसी नगर में स्थित है पेंसी हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में आकर ये डॉक्टर के पद पर नियुक्त होते हैं, अर्थात ये हिस्ट्रिया की बीमारी और पागलों पर अध्ययन करते हैं। किस पर अध्ययन करते हैं? पागलों पर इन्होंने विस्तार रूप से अध्ययन किया था। और ये जब पागलों का इंटरव्यू लेते थे, पागलों का जब ये साक्षात्कार लेते थे, उस समय इनके सामने कई नवीन बातें निकलकर सामने आई थी। अर्थात कई बार पागलों से कई प्रकार के प्रश्न पूछते थे सिगमंड फ्राइड, तो पागल उनको जो जवाब देते थे सिगमंड फ्राइड को, उन जवाबों को सुनकर सिगमंड फ्राइड खुद आश्चर्यजनक रह जाते थे। इस कारण सिगमंड फ्राइड ने कहा कि ये यदि पागल है तो इस पागल के अंदर इस प्रकार के विचार आते कहां से है? जैसे देखिएगा, एक बार सिगमंड फ्राइड ने कहा, एक पागल को बैठा कर कहा कि बताओ आप पागल क्यों हो? तो उस पागल ने जवाब दिया कि भाई साहब मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब है। देखिएगा, पागल इस प्रकार के जवाब दे रहा है, तो बताओ दिमाग खराब किसका होगा? सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड ने कहा
कि ये जो पागल होते हैं, इन पागलों के पागल होने का कारण क्या है। दूसरी बात, इस पागल के पास में ये जो मस्तिष्क है, कहते हैं कि पागल होने पर व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। फिर सिगमंड फ्राइड ने कहा यदि इसका मस्तिष्क काम करना बंद कर रहा है या मस्तिष्क यदि काम नहीं कर रहा है तो इसके विचारों से, इस प्रकार के विचारों की उत्पत्ति होती कहां से है। तब सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हमारे पास में एक प्रकार का मस्तिष्क नहीं होता है, हमारे पास का 3 प्रकार का मस्तिष्क होता है। इसी मस्तिष्क को मनोविज्ञान में कहा जाता है मन। क्या कहा जाता है? मन। और फिर मन का विश्लेषण किया और मन का विश्लेषण करके एक जो नया वाद दिया, उस वाद को मनोविज्ञान के इतिहास में मनोविश्लेषणवाद कहा गया। और दोस्तों ये जो संप्रदाय है, और ये संप्रदाय क्या कहा गया, इस संप्रदाय को मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। इन्होंने कहा कि हमारे पास में एक जो मन होता है उसका नाम है अचेतन मन, और दूसरा जो होता है उसका नाम है अर्धचेतन मन, अनकॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस, और एक तीसरा जो मन होता है उसका नाम है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। हमारे पास में कितने प्रकार के मन? 3 प्रकार के मन। सिगमंड फ्राइड ने, देखिएगा इन दोस्तों, आपने इन मनों के बारे में या इनके बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इनकी जो मूल थ्योरी थी, जो इनकी मूल विचारधारा थी, वो मूल विचारधारा ये थी कि उन्होंने जिस मन पर सर्वाधिक महत्व दिया उस मन का नाम है अचेतन मन, या हम इसको यूं कह सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो ये अचेतन मन होता है, ये अनकॉन्शियस माइंड, ये व्यक्ति के पास में 90% होता है। यानी हमारे पास में मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो विषय वस्तु है, वो 90% लेकर कौन बैठा है? अचेतन मन। और बाकी जो अनकॉन्शियस माइंड है इसके पास में कितनी है? 10% है। तो देखिएगा दोस्तों, व्यक्ति के सर्वाधिक या व्यक्ति के पास में जो सर्वाधिक होता है वो सर्वाधिक होता है क्या है? अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। इसलिए सिगमंड फ्राइड ने कहा कि यदि हमें प्राणी को समझना है, यदि हमें किसी मनुष्य को समझना है, या फिर इस मनोविज्ञान में अध्ययन का यदि कोई नई विषय वस्तु बनाना है, तो हमें इस अनकॉन्शियस माइंड को बनाना चाहिए। इस हेतु सिगमंड फ्राइड का एक वाद आया था मनोविज्ञान में, और उस वाद को क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा सिगमंड फ्राइड ने इस वाद को कैसे प्रस्तुत किया, या सिगमंड फ्राइड ने मन को किस प्रकार से विभाजित किया। देखिएगा, इसको समझने के लिए दोस्तों आप इस प्रकार का एक डायग्राम समझिएगा। सबसे पहले आपको केवल और केवल यह समझना है, ध्यान लगाकर यह होता क्या है और किस प्रकार का मैं डायग्राम बना रहा हूं। इस प्रकार का डायग्राम है दोस्तों, ये इस प्रकार का डायग्राम है, तो आपको केवल और केवल समझना है। देखो, यूं मानिए ये हमारे मस्तिष्क का दृश्य है, ये हमारे मस्तिष्क का दृश्य है। इधर तो सिगमंड फ्राइड ने विभाजित किया मन को, यानी ये 3 प्रकार के क्या है? मन है। यानी ये प्रकार किसके है? मन के प्रकार है। या फिर हम यूं कह सकते हैं ये जो प्रकार है ये प्रकार किसके है? मस्तिष्क का। जो पहला प्रकार बताया अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, और जो दूसरा बताया उसका नाम है अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन, और जो तीसरा बताया उसका नाम है दोस्तों चेतन मन। यानी मन के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। दोस्तों आप शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे वो आरपीसी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो हरियाणा का हो रहा है, चाहे वो यूपी का हो रहा है, चाहे राजस्थान का हो रहा है, सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद में से या सिगमंड फ्राइड में से एक प्रश्न हमेशा आता है एग्जाम में। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको समझना है ये है क्या। देखिएगा दोस्तों, ये 3 मन के प्रकार है। इधर जो ये प्रकार है ये मन के प्रकार है। और सिगमंड फ्राइड ने यह भी कहा कि प्रत्येक मन के साथ, यानी अचेतन मन के साथ, चेतन मन के साथ और अर्धचेतन के साथ व्यक्तित्व का एक अंग जुड़ा हुआ रहता है। यानी इन्होंने व्यक्तित्व के 3 अंग भी बताए हैं। आपने सुना होगा इड, सुपर ईगो और ईगो। ये है क्या? देखिएगा दोस्तों, कई बार हम कंफ्यूजन होते हैं कि जो अनकॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस और कॉन्शियस, ये मन के 3 प्रकार है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो आपने पढ़ा होगा इड के बारे में, ईगो के बारे में, सुपर ईगो के बारे में, ये क्या है? ये भी तो सिगमंड फ्राइड ने बताई है। तो दोस्तों ये व्यक्तित्व के प्रकार है, आपको इसमें ये याद रखना है। देखिएगा, इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के कुल 3 अंग होते हैं। जो पहला अंग है उसका नाम है इड, जिसको हम बोलते हैं इदम, इड, या इसी का दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? इदम। जो दूसरा है यानी जो इड है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? अनकॉन्शियस माइंड के साथ में। यानी हम यूं कह सकते हैं यदि अनकॉन्शियस माइंड है तो इधर क्या होगा? इड होगा। और जो अर्धचेतन मन है इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं ईगो।
अर्थात इसको हम यूं भी कह सकते हैं अहम। क्या कह सकते हैं? अहम, या कई बार इसका शब्द आता केवल अहम, इस प्रकार का। देखिएगा, जो चेतन मन के साथ व्यक्तित्व का जो भाग जुड़ा हुआ रहता है उसका नाम है सुपर ईगो। यानी जो चेतन मन के साथ में व्यक्तित्व का जो भाग जुड़ा हुआ रहता है उसका नाम क्या है? सुपर ईगो। और देखिएगा दोस्तों, सुपर ईगो को हिंदी में क्या कहते हैं? परम अहम। परम अहम। कई बार परम अहम शब्द ना आकर यहां पर एक शब्द आ जाता आदर्श अहम। तो परम अहम या आदर्श अहम एक ही शब्द है, परम अहम या फिर आदर्श अहम। देखिएगा, इन्होंने ये जो 3 प्रकार बताए, ये 3 प्रकार है किसके? ये 3 प्रकार है व्यक्तित्व के 3 भाग है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं और ये मन के 3 भाग बताए हैं। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि प्रत्येक मन के साथ व्यक्तित्व का एक भाग जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों देखिएगा, पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न यही है कि अचेतन मन के साथ व्यक्तित्व का कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? इड, या हम यूं कह सकते हैं ईगो के साथ में मन का कौन सा प्रकार? अर्ध चेतन मन, या हम यूं कह सकते हैं चेतन मन के साथ व्यक्तित्व का कौन सा भाग? सुपर ईगो या परम अहम। यानी ये व्यक्तित्व के 3 भाग और ये मन के 3 प्रकार है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें से आप ये याद रखिएगा, इन 3 व्यक्तित्व के प्रकार में से जो ये व्यक्तित्व का प्रकार है, ये व्यक्तित्व का प्रकार होता है जन्मजात। क्या होता है? जन्मजात होता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तब उसके पास में बताओ किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है? ये दोनों अर्जित होते हैं और ये कैसा होता है? जन्मजात होता है। उसी प्रकार से दोस्तों, जो मन के 3 प्रकार है, उन मन के 3 प्रकारों में ये जो अचेतन अनकॉन्शियस माइंड है, ये अनकॉन्शियस माइंड भी कैसे होता है? जन्मजात होता है। यानी ये दोनों है, ये समाज में अर्जित होते हैं, इनको परिवार में निखारा जाता है, इनको मानवीय मूल्यों और विभिन्न एजुकेशन यानी शिक्षा पद्धति के द्वारा बच्चों में इस प्रकार के मन का विकसित या इन प्रकार के मनों का प्रशिक्षण देकर ये दोनों मन विकसित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहां से एक बात निकल कर आ रही है कि जो अचेतन मन होता है वो कैसा होता है? जन्मजात होता है। तो अर्जित ये दोनों हो गए, ये कैसा हो गया? जन्मजात। अब देखिएगा, अचेतन मन में क्या क्या होता है? अर्धचेतन में क्या है? चेतन में क्या है? सबसे पहले दोस्तों भावना, एक शब्द है भावना और एक शब्द है संवेग। एक शब्द होता है संवेग और तीसरा जो शब्द है मूल प्रवृत्ति। तीसरा एक शब्द है जिसका नाम क्या है? मूल प्रवृत्ति। तो देखिएगा, भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति ये तीनों होते हैं कहां पर है? अचेतन में होते हैं। आपको इतना सा याद रखना है कि भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति ये तीनों कहां होते हैं? अचेतन मन में होते हैं। देखिएगा, इन तीनों के बारे में समझते हैं। पहले मैंने आपको एक शब्द बताया भावना। दोस्तों, आपको केवल समझना है, वो डायग्राम मैं आपको पुनः दिखाऊंगा और पुनः आपको स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए कहूंगा, लेकिन आप अभी 3 शब्दों को समझिएगा। एक शब्द है भावना और दूसरा एक शब्द है संवेग और तीसरा शब्द है मूल प्रवृत्ति। तीसरा जो शब्द है वो है मूल प्रवृत्ति। तो देखिएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको ये बताया था इन तीनों शब्दों के बारे में। इन तीनों शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया क्या है? ये बताया कि ये तीनों मन होते कहां है? अचेतन मन में। और अचेतन मन होता कैसा है? जन्मजात। यदि ये इनके अंदर है, इसका मतलब ये तीनों है क्या? जन्मजात है। तो देखिएगा, ये है क्या? इनके बारे में पढ़ते हैं। 3 शब्द है भावना। भावना क्या होती है? संवेग क्या होते हैं? और मूल प्रवृत्ति क्या होती है? तो तीनों के बारे में दोस्तों जो कॉमन है वो कॉमन ये है कि ये तीनों होते कहां है? अचेतन मन में। तीनों होते कहां है? अचेतन मन में होते हैं। पहली बात, अनकॉन्शियस माइंड में। दूसरी, जब अनकॉन्शियस माइंड जन्मजात होता है तब ये तीनों भी कैसे होते हैं? बताओ, जन्मजात होते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न ये आ रहा है कि भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति बताओ कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। इनके बारे में आप ये याद रखिएगा, ये तीनों जन्मजात होते हैं। भावना होती क्या है? विचारों का आंतरिक रूप। विचारों का आंतरिक रूप। विचारों का आंतरिक रूप दोस्तों क्या कहलाता है? भावना कहलाता है। यानी देखिएगा, हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले विचारों का आगमन होता है। यानी हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला विचार जो केवल हमारे तक सीमित है, दूसरों तक नहीं पहुंचा है, उस विचार को हम क्या कहते हैं? भावना। कई बार आपने सुना होगा कि भावना क्या है?
भावना होती क्या है? तो भावना विचारों का क्या होता है? आंतरिक रूप होता है। इस भावना के बारे में आपने दो व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए भी सुना होगा कि भाई साहब आप मेरी भावना को नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब होता है क्या है? भावना है क्या? आंतरिक रूप, जिसको केवल और केवल कौन जानते हो? आप जानते हो। यदि ये विचार आपके मस्तिष्क से बाहर निकल गया, जैसे देखिएगा आज कोई विद्यार्थी यह निश्चित करता है कि आज मैं ये कार्य करके ही रहूंगा, तो ये विचार है, केवल उस तक ही सीमित है, तो वो विचार है क्या? भावना। लेकिन उसने सबको बता दिया कि मैं आज ये कार्य करने वाला हूं, तो इसका अर्थ क्या है? मस्तिष्क का जो विचार है वो विचार बाहर आ गया, और मस्तिष्क में जो ही वो विचार या भावना बाहर आया तो वो क्या बन गया? संवेग बन गया। तो संवेग की परिभाषा क्या हो सकती है? विचारों का बाह्य प्रकाशन, विचारों का बाह्य प्रकाशन। और विचारों का बाह्य प्रकाशन क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो देखिएगा एक विद्यार्थी पहले यह निश्चित करता है कि मैं ये कार्य करके रहूंगा, तो ये अब तक जब तक किसी को बताया नहीं तब तक तो भावना था, लेकिन उसने सबको बता दिया ये आज मैं कार्य करने वाला हूं, क्या हो गया? संवेग हो गया। अब सोचो उसने वह कार्य कर दिया, यानी देखो विचारों से क्या हो गई? क्रिया हो गई। तब देखिएगा दोस्तों विचारों का जो क्रियात्मक रूप होता है, यानी हम यूं कह सकते हैं विचारों का कौन सा रूप? विचारों का जो क्रियात्मक रूप होता है, उस क्रियात्मक रूप को हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और दोस्तों ये तीनों होते कैसे हैं? तीनों ये जो होते हैं वो तीनों कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों हमने पढ़ लिया इसके बारे में, भावना क्या है, उसके बाद में मूल प्रवृत्ति और संवेग, ये तीनों जन्मजात होते हैं। और ये तीनों होते हैं कहां है? चेतन मन में होते हैं। दूसरा देखिएगा दोस्तों ये सारा मटेरियल होता कहां है? चेतन मन में होता है। जैसे दमित इच्छा, एक शब्द है दमित इच्छा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दमित इच्छा होती क्या है। वह इच्छा जो मर गई, वह इच्छा जिसने दम तोड़ दिया, वो क्या है? दमित इच्छा। जैसे देखिएगा आज हमारी जो इच्छा है कि यदि कोई विद्यार्थी आज ये प्रश्न अपने आप से पूछता है कि मैं आगे चलकर एक दिन आरएस बनूंगा, अब मानिए वो विद्यार्थी मेहनत करता है और आरएस नहीं बन पाता है, तो जो वो इच्छा थी वो इच्छा मर चुकी है। और जो जितनी भी हमारी इच्छाएं होती है जो पहले कभी भूतकाल में जो पूरी नहीं हुई, वो अब कहां चली जाती है? अचेतन मन में चली जाती है। और उन इच्छाओं को हम क्या कहते हैं? दमित इच्छा कहते हैं। देखिएगा व्यक्तियों के पास में जो यौन ऊर्जा होती है, व्यक्तियों के पास में जो यौन ऊर्जा होती है, वो यौन ऊर्जा भी कहां होती है? अचेतन मन में होती है। इसके अलावा हमारे पास में अनेक, जैसे देखिएगा अनैतिक, हमारे पास में कई प्रकार के विचार होते हैं जो नैतिकता से परे होते हैं, उनको हम कहते हैं अनैतिक। अनेक विचार होते हैं जिनको हम कहते हैं असामाजिक। अनेक ऐसे विचार होते हैं जिनको हम कहते हैं अमर्यादित। ये सारे के सारे विचार होते कहां है? अचेतन मन में होते हैं। दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, ये सारा मटेरियल होता कहां है? अचेतन मन में होता है। देखिएगा कुछ विद्यार्थी, एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा मन की तुलना। तो देखिएगा हम आगे पढ़ेंगे, जो सिगमंड फ्राइड है, उस सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना एक बर्फ के शिलाखंड से की है। कहा कि समुद्र में तैरता हुआ बर्फ का शिलाखंड जो ऊपर तैर रहा है वो तो उसका चेतन मन है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो उसका अर्ध चेतन मन है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी इतना ही याद रखना है कि ये सारे मटेरियल यानी ये सारी जो वस्तुएं होती है वो होती कहां है? अचेतन मन में। दोस्तों आप एक बार ध्यान रखिएगा, केवल आपको इसको समझना, आगे की क्या कहानी बाद में पढ़ेंगे। इतना सा याद रखो, ये सारा मटेरियल अचेतन मन में होता है। और अचेतन मन होता कैसा? जन्मजात। इसका मतलब ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये हमारे पास में होती कैसे है? जन्मजात होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको 3 नियम बता रहा हूं। कितने नियम? 3 नियम, जिसमें से जो पहला नियम है वो है आनंद का नियम। जो पहला नियम है वो कौन सा नियम है? आनंद का नियम। दूसरा जो मैं आपको नियम बता रहा हूं वो है वास्तविकता का नियम। कौन सा नियम? वास्तविकता का नियम। वास्तविकता का नियम। और दोस्तों जो तीसरा नियम है उस नियम का नाम है नैतिकता का नियम। तीसरा जो है उसका नाम क्या है? नैतिकता का नियम। देखिएगा 3 नियम बताए हैं। हमारे मस्तिष्क में 3 प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, हम यूं कह सकते हैं। और उन तीनों मस्तिष्कों की या उन तीनों मन के जब अंत्यक्रिया होती है तब हमारे अंदर विचारों का आगमन होता है, तब हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, हम यूं कह सकते हैं। यानी विचारों का जो आगमन है वो तीनों मनों के अंत्यक्रिया के फलस्वरूप होता है। देखिएगा दोस्तों
मैंने आपको 3 मन बताए। पहला आनंद का नियम। आनंद का नियम क्या चाहता है? आनंद चाहता है, सीधी सीधी बात है। यानी यूं कह सकते हैं अचेतन मन जिस नियम को फॉलो करता है, अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड जिस नियम पर आधारित होता है, उस नियम का नाम है आनंद का नियम। अब आनंद का नियम क्या है? हमारे पास में 3 प्रकार के जो मन होते हैं मस्तिष्क में, उस मनों में जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड हमेशा चाहता है कि मुझे किसकी प्राप्ति हो? आनंद की प्राप्ति हो। यानी यूं कह सकते हैं आनंद का नियम फॉलो करता है। जो दूसरा है वो वास्तविकता का नियम। वास्तविकता का नियम यह है कि ये आनंद की प्राप्ति नहीं चाहता है, जो वास्तविक स्थिति होती है वो चाहता है। और जो तीसरा है वो है नैतिकता का नियम। यानी हम यूं कह सकते हैं ये नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। जब भी ये मन कार्य करेगा, यानी हमारे अंदर कई बार विचार उत्पन्न ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे ये कार्य करना चाहिए, मैं नैतिकता से नहीं हटूंगा, इसका मतलब उस समय हमारा मन कौन सा होता है? अर्ध चेतन मन होता है। और कई बार ऐसे होते हैं कि हमारा मस्तिष्क या हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं कि हमें आनंद प्राप्ति, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? अचेतन मन। देखिएगा दोस्तों, इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए मान लीजिए हम जिस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में मान लीजिए एक हमारे पास में कोई ऐसी सामने कोई भी एक वस्तु रख दी, जैसे ये पेन है। तो देखिएगा आपका जो अचेतन मन होगा, अनकॉन्शियस माइंड, वो अनकॉन्शियस माइंड ये कहेगा कि ये पेन बहुत खूबसूरत है, इस पेन को चुरा लेना चाहिए। ये कौन कहेगा? अचेतन मन। यानी इसका उद्देश्य एक ही है, मुझे क्या चाहिए? आनंद। लेकिन ये किसके नियम पर चलता है? वास्तविकता के नियम पर। लेकिन ये चलता है नैतिकता के नियम पर। ये कहेगा इस पेन को नहीं चुराना चाहिए, चोरी करना क्या है? पाप है। यानी किसके नियम पर चल रहा है? वास्तविकता के नियम पर। ये इसका साथ देगा या इसका साथ देगा? तो दोस्तों ये तो कहता है पेन को चुरा लो, आनंद चाहिए, और ये कहता है नहीं चुराना चाहिए, चोरी करना क्या है? पाप है। तो देखिएगा ये ना तो इसके साथ जाएगा और ना इसके साथ जाएगा, जो वास्तविक स्थिति है उसके अनुसार चलेगा। जैसे देखिएगा ये कहेगा यदि कोई नहीं देख रहा, तो ये मन ये कहेगा आपको कोई नहीं देख रहा और इसको चुरा लेना चाहिए। किसके नियम पर? वास्तविकता के नियम पर। यदि आपको कोई देख रहा है तो उस समय जो अर्ध चेतन मन है, वो अर्ध चेतन मन आपके मन को यूं कहेंगे कि इसको देख रहे हैं और पकड़ा गया तो पिटाई भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? किसके नियम का फॉलो कर रहा है? वास्तविकता के नियम का फॉलो कर रहा है। जो अर्ध चेतन है, अर्ध चेतन मन, वो किसके नियम पर चलता है? वास्तविकता के नियम पर चलता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में हम एकक के बारे में पढ़ेंगे कि एकक मन है क्या। एकक के बारे में पढ़ेंगे, एकक मन है क्या। तो दोस्तों इसके बारे में एक ये भी जानकारी है कि जो अचेतन मन होता है वो कितना होता है? 90% होता है। कितना प्रतिशत? 90%। और जो चेतन मन होता है वो कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है। ये याद रखना, हमारे पास में इसका कोई भाग नहीं होता है, इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। ये 0%, चेतन मन 10% और ये कितना हो गया? 90%। अब देखिएगा एकक मन के बारे में पढ़ते हैं, एकक मन है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा हम जिस मन के बारे में पढ़ रहे हैं उस मन का नाम है अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, इनके बारे में जानते हैं। कई बार प्रश्न आता है दोस्तों इन तीनों मनों से कि ये तीनों होते क्या है। और जो दूसरा है उसका नाम है अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन। और जो तीसरा है उसका नाम है चेतन मन, चेतन मन, यानी हम कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड। ये हमारे पास में 3 प्रकार के मन है। देखिएगा दोस्तों जो मैंने अब तक आपको जो पढ़ाया है केवल आपको उसी पर ध्यान देना है। तो दोस्तों पहला ये है कि पहला इसके बारे में ये कितना प्रतिशत होता है? 90%, मैंने आपको बताया। दूसरा ये किसके नियम पर चलता है? आनंद के नियम पर चलता है। किसके नियम पर? आनंद के नियम पर। या हम यूं भी कह सकते हैं ये किसके नियम पर चलता है? सुख का नियम या आनंद का नियम फॉलो करता है। इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको 24 घंटे इस मन में यही होती है कि इसमें मन में प्रधानता किसकी होती है? आनंद की। इसकी जो चाह होती है वो चाह क्या होती है? आनंद की प्राप्त करना, सुख की प्राप्त करना। कई बार आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों कि आज मन नहीं हो रहा पढ़ने का, हमें पिक्चर देखने जाना चाहिए, तो वो आपका कौन सा मन कह रहा है आपसे? कौन सा मन? अचेतन मन। क्योंकि इसको क्या चाहिए? आनंद। इसको क्या चाहिए? सुख चाहिए। कई बार हम सुबह उठते हैं जल्दी, हमें पढ़ाई करनी होती है, लेकिन पढ़ाई करते करते अचानक होता है हमारे अंदर विचार आता है कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आज सोना चाहिए।
बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। तो ये कौन सा मन कहता है? अचेतन मन। यानी किसके नियम पर चलता है? आनंद के नियम पर। किसके नियम पर चलता है? सुख के नियम पर चलता है। देखिएगा, ये आनंद के नियम को फॉलो करता है, इस कारण हम इस मन को आनंदवादी मन भी कहते हैं। कौन सा मन कहते हैं? आनंदवादी मन। दोस्तों, ये प्रश्न आ रखा है एग्जाम में, बताओ किस मन को आनंदवादी मन कहा जाता है? और एक बार प्रश्न ये भी आ रखा है सीटेट में, तो बताओ किस मन को सुखवादी मन कहा जाता है? सुखवादी मन कहा जाता है। तो जो सुख के नियम पर चलता है वो कौन सा चलता है? अचेतन। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सुखवादी मन कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप कहीं जा रहे हो तो बार बार आपके अंदर जो इच्छा होती है, वो इच्छा कहां से होती है? यहीं से होती है, अचेतन मन से। यानी आप रोड पर या आप सड़क पर चल रहे हो और मान लो पास में कोई दुकान है मिठाई की, तो कई बार ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि नहीं, तुझे मिठाई खा लेनी चाहिए। यह प्रश्न उत्पन्न होता कहां से? यहां से। इसका मतलब इस मन में इच्छाओं का भंडार गृह है। हमारे पास में जितनी भी इच्छा होती है, इच्छाएं, या हम यूं कह सकते हैं इच्छाओं का भंडार गृह। यहां पर इतनी इच्छा है कि उन इच्छाओं की आप कभी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर इच्छाओं का क्या होता है? भंडार गृह होता है। किस मन में? अचेतन मन में। और इस अचेतन मन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, वो ये है कि ये मन होता कैसे है? जन्मजात होता है। कैसे होता है? जन्मजात। ये जो दो मन है, ये दो मन कैसे होते हैं? ये होते हैं अर्जित। समाज में अर्जित होते हैं ये दोनों। समाज में कैसे होते हैं? अर्जित होते हैं ये दोनों मन, अर्जित। तो देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में ये प्रश्न, पहला प्रश्न, कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कौन से बच्चे? छोटे छोटे बच्चे। उन छोटे छोटे बच्चों में बताओ किस प्रकार के मन की प्रधानता होती है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में इस मन की प्रधानता नहीं होती है, क्योंकि यह अर्जित होता है। अर्जित यानी बच्चे को हम शिक्षा देना आरंभ कब करते हैं? शिक्षा देना हम आरंभ करते हैं लगभग बाल्यावस्था के लगभग, और उसके बाद में विद्यालय में आगमन बाल्यावस्था में, इसके बाद में किशोरावस्था में चेतन मन विकसित होने लगता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों में देखो जन्मजात होता है, तो उसमें किस प्रकार के मन की प्रधानता होगी? अचेतन मन की प्रधानता होगी। दूसरा, इस मन के बारे में हम यूं भी कह सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन, विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन, विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन होता है दोस्तों। ये विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि विद्यार्थी यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भावना होती है। एक मैंने आपको बताई थी, भावना कहां होती है? संवेग कहां होते हैं? मूल प्रवृत्ति कहां होती है? यौन ऊर्जा कहां होती है? दमित इच्छा कहां होती है? सारी अचेतन मन में होती है। तो देखो, विद्यार्थी जब विद्या ग्रहण करता है अर्थात शिक्षा प्राप्त करता है, तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी को डिस्टर्ब क्या करते हैं दोस्तों? बताओ, संवेग, मूल प्रवृत्ति, भावना, यौन ऊर्जा। इसका मतलब यह जो छोटी छोटी बातें हैं, ये विद्यार्थी के लिए बाधक होती है। इस मन को समझकर, यानी अचेतन मन को विद्यार्थियों के पास में, और दोस्तों गजब बात यह है कि ये अचेतन मन दुनिया के प्रत्येक प्राणी के पास में है। अकॉर्डिंग सिगमंड फ्राइड, प्रत्येक मानव के पास में अचेतन मन है। और विद्यार्थियों के अचेतन मन का अध्ययन करके, यानी विद्यार्थी के पास में कौन सी भावना है, किस प्रकार के संवेग है, किस प्रकार की उसकी दमित इच्छा है, किस प्रकार के उसके पास अनैतिक सामाजिक गुण है, अनैतिक मर्यादित जो गुण है वो किस प्रकार के, उसके बाद में हमें शिक्षा देनी चाहिए विद्यार्थी को। इसलिए कहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मन होता है वो कौन सा मन होता है? अचेतन मन होता है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में और पढ़ाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों इसमें एक ये भी याद रखिएगा, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी यदि विचार उत्पन्न होता है, तो विचार उत्पन्न इन तीनों मन में से सबसे पहले उत्पन्न कहां होता है? अचेतन मन में। यानी जो तर्क की उत्पत्ति होती है, वो तर्क की उत्पत्ति कहां से होती है? यहीं से होती है। इसलिए इस मन का एक और भी नाम है, और इस नाम को हम कहते हैं तार्किक मन। तो बताओ दोस्तों, किस मन को तार्किक मन कहा जाता है? क्योंकि तर्क की उत्पत्ति का केंद्र यही माना गया है, अचेतन मन। देखिएगा, मैंने सबको सबसे पहले पढ़ाया था वीडियो के शुरू में कि सिगमंड फ्राइड ने पागलों का अध्ययन किया था आरंभ में, और पागलों का कई बार इंटरव्यू भी लिया था, और पागलों से कई प्रकार के प्रश्न भी पूछे थे। और एक पागल से एक प्रश्न भी पूछा था कि बताओ तुम पागल क्यों हो? तो उस पागल ने जवाब क्या दिया था कि भाई साहब मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब है।
तो इस प्रकार की ये तर्क की उत्पत्ति होती कहां से है? व्यक्ति ये दोनों जब खराब हो जाते हैं तब हम यूं कहते हैं व्यक्ति पागल हो गया, लेकिन पागल होने के बाद में भी उसके पास में रहता है क्या है? अचेतन मन। इसलिए कहते हैं कि पागलों के अंदर भी तर्क की उत्पत्ति होती है। पागल भी कई प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और पागल भी नए नए विचार उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनके अंदर ये मन रहता है और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तार्किक मन कहा जाता है। तो देखिएगा ये जो मन है इस मन का नाम क्या है? अचेतन मन। अब हम पढ़ते हैं चेतन मन के बारे में। चेतन मन क्या है या अर्ध चेतन मन क्या है? तो देखिएगा ये जो मन था इस मन का नाम क्या है? अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड। अब जो हम पढ़ रहे हैं और इस मन एक है चेतन, देखिएगा एक है ये दोस्तों, ये किसके नियम पर आधारित था? सबसे महत्वपूर्ण, ये चलता था वास्तविकता के नियम पर, यानी वास्तविकता का नियम फॉलो कौन सा करता? वास्तविकता का नियम फॉलो करता। तो देखिएगा इसको हम यूं भी कह सकते हैं ये वास्तविकता के नियम पर चलता है, यानी व्यक्ति के पास में या व्यक्ति के साथ में सामने यदि कोई विषम परिस्थिति है तो ये विषम परिस्थिति को बताएगा। यदि व्यक्ति के सामने यदि विषम परिस्थिति नहीं है तो वो इसके बारे में भी आपको इंडिकेटेड करेगा। यानी देखिएगा आपके सामने एक बोतल पड़ी है पानी की और उस खाली बोतल को आप चुराना चाहते हो, तो चुराना कौन चाहता है? अचेतन मन चाहता है। जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो ये कहता है कि ये हमें ले लेनी चाहिए, लेकिन ये कहेगा कि हमें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमें सब देख रहे हैं, हमें सब देख रहे हैं। इसका मतलब वास्तविकता के नियम पर चलता है। यदि इसको कोई नहीं देख रहे हैं तो यही मन कहेगा कि देख इस बोतल को उठा लेनी चाहिए क्योंकि हमें कोई देख नहीं रहा है। तो ये कहता कौन है? अचेतन। इसलिए कहते हैं कि इसको वास्तविकता का, या हम यूं कह सकते हैं वास्तविक स्थिति और समय का ज्ञान होता है। वास्तविकता और समय का ज्ञान, वास्तविकता और समय का ज्ञान होता है। ये बताओ जिस मन में होता है उस मन का नाम क्या है? अर्धचेतन मन। अब देखिएगा ये दो मनों के मध्य होता है, इसके ऊपर जो होता है उसका नाम क्या है? अचेतन, और इसके जो नीचे होता है उसका नाम क्या है? चेतन। यानी हम यूं कह सकते हैं इन दोनों के मध्य की अवस्था, मध्य की अवस्था, इन दोनों के मध्य की जो अवस्था है उस अवस्था का नाम क्या है? अर्धचेतन मन है दोस्तों। जो अवचेतन मन होता है, जो अर्धचेतन मन होता है, कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हम याद की हुई बातें अचानक भूल जाते हैं, याद की गई बातें अचानक भूल जाते हैं, अचानक भूल जाते हैं। तो देखिएगा कई बार हमें यूं होता है कि हमारी जो पुस्तक है उस पुस्तक को हमने कहीं और रख दिया है, हमें याद थी, लेकिन 2 दिन बाद में उस पुस्तक को हम ढूंढते हैं तो हमें वो पुस्तक याद ही नहीं रहती कि हमने पुस्तक रखी कहां है। तो इसको हम क्या कहते हैं? याद की हुई बातें अचानक भूल जाना। यानी हमारे अब तक एक बात दिमाग में थी लेकिन वो बात हम अचानक भूल गए। तो ये बताओ जिस मन की घटना उस मन का नाम क्या है? अर्धचेतन। इसको हम अवचेतन भी कहते हैं, इसको हम हाफ कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो देखिएगा ये जो प्रमुख बातें हैं ये किस मन की है? अर्धचेतन मन की है। और जो दोस्तों जो चेतन मन होता है, कौन सा मन? चेतन मन। इस चेतन मन के बारे में कहा जाता है कि ये जिस नियम पर चलता है, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन जिस नियम पर चलता है उस नियम का नाम क्या है? सबसे पहले नैतिकता का नियम। दोस्तों ये जिस नियम को फॉलो करता है, या हम यूं कह सकते हैं ये जिस नियम पर आधारित होता है उस नियम का नाम क्या है? नैतिकता का नियम। तो देखिएगा हम जो नैतिकवादी मन कहेंगे, कौन सा मन? नैतिकवादी मन जो कहेंगे, वो नैतिकवादी मन किसको कहेंगे? चेतन मन को कहेंगे। इसके अंदर हम यूं कह सकते हैं नैतिकवादी मन कहने का 2 कारण है। पहला नैतिकता के नियम पर आधारित होता है, दूसरा नैतिकता, या हम यूं कह सकते हैं इसके अंदर नैतिक मूल्यों का भंडार होता है, नैतिक मूल्यों का भंडार। तो देखिएगा नैतिक मूल्यों का भंडार गृह बताओ कहां होता है? अचेतन में होता है। नैतिक मूल्य होते क्या है? हमारे सामने या हमारे पास जितनी भी दोस्तों अच्छी अच्छी बातें हैं वो अच्छी अच्छी बातें कहां रहती है? चेतन मन में रहती है। यदि आपको कोई व्यक्ति यूं पूछता है कि बताओ आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, आप किस प्रकार के प्राणी हो, हम हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो ये कौन सा मन बताता है? चेतन मन बताता है। नैतिक मूल्यों का भंडार, इसी को कहा जाता है आदर्शवादी मन। दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है? आदर्शवादी मन। आदर्शवादी मन
कहने का जो कारण है, वो कहने का कारण यह है कि हमारे पास में जितने भी आदर्शों का भंडार होता है, किसका भंडार? आदर्शों का जितना भी भंडार होता है, आदर्शों का भंडार, वो आदर्शों का भंडार इसी में होता है। यदि हम खुद तैयारी कर रहे हैं, मान लो हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा आरएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कोई विद्यार्थी हमसे आकर यूं पूछता है कि बताओ आरएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे? 12 घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए, इस प्रकार के नोट्स बनाना चाहिए और इस प्रकार की इस कोचिंग से सहायता लेनी चाहिए। तो देखो, ये आदर्शों का क्या है? भंडार है, और आदर्शों का भंडार सर्वाधिक यही रहता है। उस समय जो मन कहता है, उस मन का नाम क्या है? चेतन मन। हमारे पास में दोस्तों इस मन का कुल कितना प्रतिशत होता है? मस्तिष्क में 10% होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मन होता है वो कितना प्रतिशत? 10% होता है। तो देखिएगा, मैंने आपको एक मन बताया था अचेतन मन, और अचेतन मन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो आनंदता के नियम पर होता है, सर्वाधिक आक्रमणकारी होता है। हम यूं कह सकते हैं सर्वाधिक यौन ऊर्जा की ओर प्रबल होता है। इस मन के हम बारे में यूं कह सकते हैं कि बच्चों में सामाजिकरण में जो भूमिका निभाता है। किसके बारे में? सामाजिकरण के बारे में। यानी बच्चों में सामाजिकरण की भूमिका, बच्चों में सामाजिकरण की भूमिका, सामाजिकरण की भूमिका जो मन निभाता है सर्वाधिक, उस मन का नाम है चेतन मन। और इसके बारे में यूं भी कह सकते हैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान रखने वाला मन, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान रखने वाला मन, रखने वाला मन, जो मन है उस मन का नाम क्या है? चेतन मन है। तो दोस्तों ये तीन जो थे, ये तीन क्या है? मन के तीन प्रकार थे। किसके प्रकार थे? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो मन है, इस मन का नाम है चेतन मन। देखिएगा दोस्तों, जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड ने, एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि जो मन की तुलना है, वो मन की तुलना किससे की? सबसे महत्वपूर्ण, मन की तुलना किससे की है? तो देखिएगा दोस्तों, मन की तुलना किससे की है? सिगमंड फ्राइड ने कहा कि ये एक, मान लो कोई समुद्र है और इस समुद्र में तैरता हुआ ये एक बर्फ का शिलाखंड है, इस प्रकार का, ये बर्फ के समुद्र में तैरता हुआ ये जो है, ये क्या है? बर्फ का शिलाखंड है। इस बर्फ का शिलाखंड जो बाह्य रूप में दिखाई देता है, वो व्यक्ति का जो मन है, उस मन का नाम क्या है? चेतन मन। जो बाह्य रूप में दिखाई नहीं देता, जो पानी के अंदर है, उस पानी के अंदर जो है उसका नाम क्या है? अचेतन मन। उसका नाम क्या है? अचेतन मन है। तो देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने इस मन की तुलना बर्फ के शिलाखंड से की है, बर्फ के शिलाखंड से की है, बर्फ के शिलाखंड से की है। दूसरा दोस्तों देखिएगा, दूसरा, और ये जो है वो अधिकांश भाग, हमारे पास में अधिकांश जो भाग होता है वो छिपा हुआ रहता है, यानी पानी के अंदर रहता है, हम किसी को बाह्य रूप में दिखाई नहीं देते। इसकी तुलना करने का कारण क्या था? तुलना करने का कारण ये था कि सिगमंड फ्राइड ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक मन होता है, अचेतन मन, और अचेतन मन बाह्य रूप में किसी को दिखाई नहीं देता, वो आंतरिक रूप में छिपा हुआ रहता है। वैसे ही होता है जैसे ये हर किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, और हमें जो दिखाई देता है वो ये देता है। आप दूसरे व्यक्तियों के अंदर जो आदर्शता देखते हो, जो नैतिक मूल्य देखते हो, ये यहाँ पर है, और ये सारे आदर्श मूल्यों पर या नैतिकता पर आधारित रहता है। हमारे पास में जितनी भी, हम यूं कह सकते हैं, गंदगी होती है, हमारे पास में जितने भी गंदे गंदे विचार होते हैं, वो सारे गंदे गंदे विचार यही होते हैं दोस्तों, किसमें? अचेतन मन में होते हैं। दूसरा, उनके बारे में जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 अंग बताए थे। ये तो दोस्तों मैंने आपको किसके बताए थे? मन के 3 प्रकार, व्यक्तित्व के 3 अंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व के 3 अंग। तो ये जो मन है, मन के साथ में, यानी हम यूं कह सकते हैं व्यक्तित्व के जो 3 अंग बताए हैं,
उस पहले का नाम क्या है? इड। इड को हम क्या कहते हैं? इदम। इद को हम क्या कहते हैं? इडम। यानी ये जुड़ा हुआ किसके साथ रहता है? अचेतन अनकॉन्शियस माइंड के साथ में, अनकॉन्शियस मन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। यानी जैसा ये कार्य करेगा वैसा ही ये कार्य करेगा, दोनों में समानता होगी। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में, देखिएगा दोस्तों सुनिएगा, यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचेतन मन की प्रधानता है तो बताओ उसके व्यक्तित्व में भी किस प्रकार की प्रधानता होगी? इड की होगी। अब दूसरा प्रश्न है, इद या इदम होता क्या है? ये व्यक्तित्व का एक पार्ट है। जैसा आपका अचेतन मन रहेगा वैसा ही आपका व्यक्तित्व रहेगा, और उस व्यक्तित्व को हम तब क्या कहते हैं? इदम कहते हैं। यानी इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो प्रमुख उद्देश्य ये इच्छाओं का भंडार गृह, यानी इच्छाओं का भंडार गृह। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न ये है कि ये हमने लाइन इसमें भी तो लिखी थी, इसकी भी विशेषता लिखी थी। इसका मतलब ये है कि जैसा ये है वैसा का वैसा कौन रहेगा? ये रहेगा। इसके बारे में हम यूं भी कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में प्रधानता, बच्चों में प्रधानता। तो देखिएगा छोटे छोटे बच्चों में किस प्रकार के मन की प्रधानता होती है? अचेतन मन की। सुनिएगा ध्यान से, छोटे छोटे बच्चों में व्यक्तित्व, किस प्रकार के व्यक्तित्व की प्रधानता होती है? तो किसकी होगी? इड की होगी। देखिएगा इसके बारे में, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? अचेतन मन के साथ में जुड़ा हुआ है। और ये कैसा है? जन्मजात है। तो दोस्तों ये भी कैसा होगा? जन्मजात होगा। कैसा होगा? जन्मजात। या हम यूं भी कह सकते हैं ये जो होता है वो कैसा होता है? अनुवांशिक होता है। ये कैसा होता है? अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक होता है, हम यूं भी कह सकते हैं। दूसरा, सिगमंड फ्राइड ने एक बताया जिसका नाम है ईगो। क्या है? ईगो। और ईगो को हम क्या कहते हैं? अहम। तो दोस्तों अहम किसके साथ में जुड़ा हुआ है? अर्धचेतन मन के साथ में। ये मैंने आपको पहले बताया था, किसके साथ में? अर्धचेतन मन के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी जैसा अर्धचेतन मन कार्य करेगा उसी प्रकार से कार्य कौन करेगा? ईगो करेगा, अहम करेगा। और मैंने आपको बताया था ये वास्तविकता अर्थात समय की इसको जानकारी होती है। ये व्यक्ति का परम मित्र होता है, हम यूं भी कह सकते हैं व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र, व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र, व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र। हम यूं भी कह सकते हैं ये व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है, व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है, बचाने का कार्य करता है। कौन सा मन? अचेतन मन। व्यक्तित्व का कौन सा भाग? ईगो। या हम इसको क्या कह सकते हैं? अहम। देखिएगा व्यक्तित्व का घनिष्ठ मित्र होता कैसे है? पहला प्रश्न कि व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, यानी मान लीजिए उस व्यक्ति ने गलत कार्य कर दिया है और गलत कार्य करने पर भी व्यक्ति कई बार यूं कहता है सफाई देने के लिए मैंने ऐसा कार्य नहीं किया, ये मेरा किया हुआ कार्य नहीं है। तो वो जो मन कह रहा है उस मन का नाम क्या है? अचेतन मन। यानी वो व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है, व्यक्ति का वो क्या है? घनिष्ठ मित्र है। तीसरा देखिएगा दोस्तों, तीसरा इन्होंने व्यक्तित्व का जो भाग बताया उस भाग का नाम है सुपर ईगो। कौन सा ईगो? सुपर ईगो। और इस सुपर ईगो को हम हिंदी में क्या कहते हैं? परम अहम। क्या कहते हैं? परम अहम। और परम अहम जुड़ा हुआ किसके साथ रहता है? ये जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ? चेतन मन के साथ। और देखिएगा जो दोस्तों जो चेतन मन होता है, ये चेतन मन किसके नियम पर चलता है? ये नैतिकता के नियम पर चलता है। यानी ये नैतिक मूल्यों की, आदर्शों की, या हम यूं कह सकते हैं नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति करने वाला व्यक्तित्व का जो भाग है वो व्यक्तित्व का भाग कौन सा है? परम अहम है। इसका उद्देश्य क्या होता है? ये जो चेतन मन होता है वो चेतन मन कार्य क्या होता है? या इसका जो ये व्यक्तित्व का भाग है, इस भाग का प्रमुख जो कार्य है वो कार्य ये है कि अर्ध अचेतन मन से, यानी हम यूं कह सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड से, अचेतन मन से विभिन्न प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का प्रवाह होता है हमारे बाह्य रूप में। या हम यूं कह सकते हैं जो अचेतन मन होता है वो अचेतन मन बार बार अपनी क्रियाएं या आनंद या सुख की प्राप्ति के लिए बार बार आपको अग्रसित करता है। फिर उस अग्रसितता को जो रोकता है, आक्रमणकारिता को, वो रोकने वाला है ये मन। इसीलिए कह सकते हैं कि हमारे अंदर जितने भी बुरे बुरे विचार आते हैं, जितनी भी हमारे अंदर जो गंदगी है, उस गंदगी को रोकने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? व्यक्तित्व का ये भाग करता है, या दोस्तों हम यूं कह सकते हैं मन का ये प्रकार करता है। तो देखिएगा ये मैंने आपको 3 व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, 3 मैंने आपको मन के प्रकार बताए हैं।
तो दोस्तों एक बार वापस देखिएगा, जो मैंने आपको पहले जो डायग्राम दिखाया था, मैंने आपको जो पहले डायग्राम दिखाया वो इस प्रकार का दिखाया था। देखिएगा, ये मन के 3 प्रकार है और ये इधर व्यक्तित्व के 3 प्रकार है दोस्तों। ये व्यक्तित्व का ये अचेतन मन में है क्या क्या, इसके बारे में दे रखा है। तो देखिएगा दोस्तों, अब एक बार इसको देखिएगा, आपके क्या समझ में नहीं आया। हाँ, एक विद्यार्थी बोलते हैं कि जन्म के साथ संवेग नहीं होता है। तो दोस्तों देखिएगा, जन्म के समय संवेग होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अलग होते हैं, वॉटसन के अनुसार अलग होते हैं, लेकिन जन्म के साथ में जो संवेग होता है उस संवेग का नाम है उत्तेजना। यानी हम यूं कह सकते हैं कि उत्तेजना नामक संवेग जन्म के समय पाया जाता है। यह जन्म के समय पाया जाने वाला बताओ कौन सा संवेग है? उत्तेजना। ये प्रश्न आ रखा है दोस्तों 3rd ग्रेड में। देखिएगा, देखिएगा, अब इसके बारे में मैंने आपको इसके बारे में यह बताया था। ये देखो, आनंद के नियम पर चलता है। तो इसके बारे में पहला है, बताओ आनंदवादी मन कौन सा, किसके नियम पर चलता है? सुख के नियम पर चलता है। तो बताओ सुखवादी जो मन है वो सुखवादी मन कौन सा है? यही मन है। और देखिएगा, विद्यार्थियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मन होता है ये वही महत्वपूर्ण मन है, विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन। दूसरा, हमारे अंदर जो तर्क की उत्पत्ति होती है वो तर्क की उत्पत्ति यहीं से होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? तार्किक मन कहते हैं। देखिएगा, इस कंसेप्ट को समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले हमारे अंदर ये जो भावना होती है, हमारे पास में ये जो संवेग होते हैं, जितने भी ये मटेरियल है, ये मटेरियल यानी हम यूं कह सकते हैं ये सारी विचार, यानी ये सारी हम यूं कह सकते हैं गंदगी, ये बाहर आना चाहती है। बाहर का तो देखिएगा, ये सारी आपके पास में है। और ये जो सारा चेतन मन होता है ये विश्व के, हम यूं कह सकते हैं सिगमंड फ्राइड के अनुसार संसार में पाए जाने वाले प्रत्येक मानव के पास में है ये तीनों। और ये सारे आना कहां चाहते हैं? बाहर आना चाहते हैं, यानी हमारे चेतन में आना चाहते हैं। जैसे देखिएगा, ये जब चेतन में आएंगे तब इनको रोकने का कार्य करता इस प्रकार का ये पर्दा है। ये इस प्रकार का क्या है? पर्दा। और इसका नाम क्या है? बताओ, अर्धचेतन। ये अर्धचेतन इनको रोकने का कार्य करता है। जो ईगो होता है ये ईगो इनको बाहर नहीं आने देता है। यानी हम यूं कह सकते हैं, इसको हम कार्यपालक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्यपालक। ये बाहर नहीं आने देता है, कार्यपालक। जो कार्यपालक है वो कार्यपालक ही है, इसी को हम कहते हैं ये कार्यपालक मन है। और इसके बारे में हम यूं कह सकते हैं कि ये जो मन है ये नैतिक कमांडर होता है। कौन सा कमांडर? नैतिक कमांडर, यानी नैतिकता का आदेश देने वाला। कमांडर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कमांड देने वाला। और नैतिकता का जो कमांड देने वाला है ये इसी प्रकार का, इसी मन को हम कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और यदि आपको ये मेरी क्लास पसंद आ रही है तो नीचे जो आपको जो बटन दे रखा है उस बटन को आप लाइक करो और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करो। और यदि दोस्तों कई विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है क्या? ये सारे जन्मजात होते हैं। और दोस्तों एक विद्यार्थी का यह भी प्रश्न आ रहा है, सर क्लास का टाइमिंग हमेशा चेंज होता रहता है क्या? क्लास का टाइमिंग क्या रहता है? तो दोस्तों ये जो आप चैनल है उत्कर्ष का, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो एक बार। और उसके बाद में जो भी नोटिफिकेशन होगा, जब भी क्लास होगी तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा। और उत्कर्ष का ये जो यूट्यूब का चैनल है, आप एक बार इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और करने के बाद में जो भी आपको यहां से जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासें होगी वो ऑनलाइन क्लासों की सूचना आपको दे दी जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा वाद है, जो सिगमंड फ्राइड ने मन का विश्लेषण करके एक नया वाद निकाला, और उस नए वाद को दोस्तों हम मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। कई बार यहां से प्रश्न आता है। तो देखिएगा दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं सिगमंड फ्राइड के बारे में। सिगमंड फ्राइड के बारे में हम, यह सिगमंड फ्राइड की 3 पुस्तकें हैं। उन 3 पुस्तकों के नाम क्या है? देखिएगा, सिगमंड फ्राइड ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ड्रीम एनालिसिस, यानी हम यूं कह सकते हैं स्वप्न विश्लेषण। जो स्वप्न विश्लेषण जो पुस्तक है वो पुस्तक किसकी है? सिगमंड फ्राइड की। इनकी जो दूसरी पुस्तक है, दूसरी पुस्तक का नाम है इड एंड ईगो, इड एंड ईगो। और तीसरी जो पुस्तक है उसका नाम है अनचेतन मन, यानी हम यूं कह सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ये 3 पुस्तकें हैं और ये 3 पुस्तकें हैं किसकी? सिगमंड फ्राइड की।
सिगमंड फ्राइड के अनुसार दोस्तों हमें जिसका अध्ययन करना चाहिए वो है क्या? अचेतन मन। यानी इन्होंने अचेतन मन का अध्ययन करने पर सर्वाधिक बल दिया है। और इस अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए इन्होंने 3 प्रकार की विधियां भी बताई है, 3 प्रकार की, जिसमें से जो पहली विधि है उसका नाम है प्रेक्षेपण विधि। जो प्रेक्षेपण विधि है दोस्तों, ये प्रेक्षेपण विधि है क्या? अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की जो विधि है उस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रेक्षेपण विधि कहते हैं। खैर ये हम विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि अचेतन इसके बारे में क्या है, इस विधि में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है। दोस्तों जो दूसरी विधि है उस दूसरी विधि का नाम है मुक्त साचार्य विधि। मुक्त साचार्य विधि, ये तीनों विधियां होती क्या है मैं वापस बताता हूं आपको। और तीसरी है उसका नाम है सोपन विश्लेषण विधि। सिगमंड फ्राइड की जो तीसरी विधि है सोपन विश्लेषण विधि। और दोस्तों सोपन विश्लेषण इसकी पुस्तक का भी नाम है और सोपन विश्लेषण इनके द्वारा दी गई एक विधि भी है। देखिएगा सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है क्या? अचेतन मन। अचेतन मन को समझे कैसे? यानी देखिएगा हम मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार की कोई चोरी की है और मैं आपसे सीधा सीधा पूछता हूं कि बताओ भाई साहब आपने कौन सी चोरी की है, तो आप बताओगे क्या? प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताओगे। अब देखिएगा मैं आपके पास में आता हूं और मैं आपके पास में आकर कहता हूं कि भाई साहब मैंने भी एक चोरी की है, अब बताओ अब मैं क्या करूं, क्या आपने चोरी की है? तब आप कहते हो हाँ मैंने भी एक चोरी की थी। जो पूछा वो कैसे पूछा? अप्रत्यक्ष तरीके से, डायरेक्ट पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। कैसे? अप्रत्यक्ष, यानी घुमाकर। जब हम किसी के अचेतन मन को देखना चाहते हैं तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रेक्षेपण विधि कह सकते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से अचेतन मन का अध्ययन करने वाली जो विधि है उस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रेक्षेपण विधि कहते हैं। मुक्त साचार्य विधि, मुक्त साचार्य विधि का अर्थ यह होता है कि आप स्वतंत्र होकर दूसरों से जितने प्रकार के जो भी जवाब दे सकते हो उस विधि को हम क्या कहते हैं? मुक्त साचार्य विधि कहते हैं। तीसरी है सोपन विश्लेषण विधि। यानी देखिएगा कई बार हमें होता है कि कई बार हमें सपना आता भूतों का, कभी हम आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस दौड़ रही है, तो इनका संबंध जो होता है सपनों का, इन सपनों का संबंध होता है अचेतन मन से। यानी जिस प्रकार के आपको सपने आते हैं उसी प्रकार का आपका अचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड रहता है। ये जो धारणा है वो धारणा या फिर ये जो विधि है ये विधि किसके द्वारा दी गई? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई। दोस्तों इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो महत्वपूर्ण बातें ये है कि सिगमंड फ्राइड ने अध्ययन का जो विषय बताया, यानी सिगमंड फ्राइड ने अध्ययन का जो अपना विषय बनाया वो विषय बनाया किसे है? अचेतन मन को बनाया। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि यदि विद्यार्थी को सृजनशील करना है, यदि विद्यार्थी को सृजनशील करना है, यदि विद्यार्थी को अधिगमशील करना है, देखिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि विद्यार्थी के अंदर अभिप्रेरणा का भाव संचारण करना है या अभिप्रेरणा उत्पन्न करनी है तो हमें सबसे पहले उसके अचेतन मन को समझना चाहिए। और अचेतन मन को ही समझकर अनकॉन्शियस माइंड को जानकर व्यक्ति को सृजनशील किया जा सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि क्योंकि विद्यार्थी जब स्कूल में आता है तो उसके पास में कई प्रकार की भावना होती है, कई प्रकार के संवेग होते हैं। उन संवेगों को जब तक शिक्षक नहीं समझेगा तब तक विद्यार्थी विद्या ग्रहण नहीं कर पाएगा और विद्यार्थी के मस्तिष्क में फिर वही संवेग, फिर उसी प्रकार के वही मूल प्रवृत्ति इस प्रकार के घूमते रहते हैं। इसलिए यदि विद्यार्थी को आप अधिगमशील रखना चाहते हो, विद्यार्थी के अंदर आप यदि अभिप्रेरणा उत्पन्न करना चाहते हो, उसको बिल्कुल नया बनाना हो, नए प्रकार की वस्तुओं का संचरण करना चाहते हो तो किसको समझना चाहिए? अचेतन मन को समझना चाहिए। देखिएगा सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के जो समर्थक प्रमुख 2 व्यक्ति है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडलर, एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडलर। कल भी दोस्तों मैंने आपको एडलर बताया था, ये एडलर वो नहीं है, ये एडलर दूसरा है, एडलर। और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है कार्ल जुंग या कार्ल युंग। कार्ल इसको युंग भी कहते हैं और इसको कार्ल जुंग भी कहते हैं। ये जो कार्ल जुंग है, इस कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। जो इसने सबसे पहले प्रकार बताया, वो पहला प्रकार बताया था उन्हें बहिर्मुखी।
पहला जो प्रकार बताया उस प्रकार का नाम है बहिर्मुखी, और जो दूसरा प्रकार बताया उस दूसरे प्रकार का नाम है अंतर्मुखी। और दोस्तों इसके शिष्यों ने बाद में ये नया प्रकार बताया उभयमुखी। ये 3 प्रकार बताए थे किसने? कार्ल जूंग ने। और एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? एडलर। ये मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है और ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के समर्थन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारे सिगमंड फ्राइड यानी मनोविश्लेषणवाद के बारे में पढ़ा है। दोस्तों आप एक बार इस वीडियो को पुनः देखें, इसको आप लाइक कर सकते हो, लाइक कीजिए, और उसके बाद में जो आपके नीचे उत्कर्ष यूट्यूब चैनल का जो बटन है उस आई बेल कैन को बजाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद में जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक आ जाएगा। देखिएगा, कार्ल यूंग सिगमंड फ्राइड का शिष्य है। हाँ, जो कार्ल यूंग या जो यूं हम कह सकते हैं कार्ल जो यूंग या कार्ल जो जुंग था वो सिगमंड फ्राइड का शिष्य था। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं, कल हमने एक विषय एक अधूरा छोड़ दिया था, उसका नाम था मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो देखिएगा दोस्तों, मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं वो शाखाएं हैं क्या? सबसे पहला प्रश्न, तो मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, मनोविज्ञान नामक ये एक पेड़ है। हमारा जो विषय है वो विषय है मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं, या हम यूं कह सकते हैं मनोविज्ञान के जो प्रमुख स्कोप है वो स्कोप क्या क्या है। देखिएगा, इस पेड़ की ये डालियां हैं, यानी मनोविज्ञान नामक एक पेड़ तैयार हो गया। इस पेड़ की बाद में अनेक डालियां निकली, यानी हम यूं कह सकते हैं ये पेड़ है, जैसे ये डाली निकली, ये इस प्रकार की डालियों का विकास हुआ इस पेड़ से। ये पेड़ है क्या? ये पेड़ मनोविज्ञान है। इस मनोविज्ञान के बाद में अनेक डालियां लगी, जैसे देखिएगा, एक हम यूं कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। उसी प्रकार से देखिएगा मानव मनोविज्ञान, उसी प्रकार से एक मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान का नाम क्या है? मानव मनोविज्ञान। उसी प्रकार से देखिएगा सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान। उसी प्रकार से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ये जैसे देखो अपराध मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान। इसके अलावा व्यक्तित्व मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। ये दोस्तों मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, और वर्तमान में लगभग 50 से भी अधिक मनोविज्ञान की शाखाएं चलती है। तो इनको हम कहते हैं ये मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की शाखाएं। अब दोस्तों हम एक एक शाखा के बारे में पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान की वर्तमान में कौन सी शाखा है और किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, आइए हम चलते हैं पहली शाखा की ओर। मनोविज्ञान की एक शाखा है और उस शाखा का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। उस शाखा का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे कई बार देखिएगा जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, उस सेकंड ग्रेड के सिलेबस में पहला जो यूनिट है वो यूनिट क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, यानी हम शिक्षा मनोविज्ञान को यूं कह सकते हैं एक विषय है, और उस विषय का नाम क्या है? मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान के जितने भी नियम है, यानी मनोविज्ञान के नियम एवं इस मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत है, यानी इस विषय के अपने नियम है और इस विषय के अपने क्या है? सिद्धांत है। यदि मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत को, यदि मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, या हम यूं कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग एवं अनुप्रयोग करते हैं, तो वो बताओ मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है? शिक्षा मनोविज्ञान। और देखिए दोस्तों, इसमें याद रखिएगा, मैंने आपको अधिगम जब टॉपिक पढ़ाया था, तब उस अधिगम टॉपिक में आपको मैंने पढ़ाया था कि सीखने के सबसे पहले नियम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिए, जिन पर मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का प्रभाव झलकता है। तो प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, तो वो दोस्तों इसलिए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को माना जाता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। तो देखिएगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे आगे। अभी आपको इतना सा याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, और मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग हम जब शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, तो उस शाखा का जो नाम है वो नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं प्रमुख, उन प्रमुख शाखाओं में जो प्रमुख शाखाएं हैं
वो है जैसे देखिएगा मानव मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान? मानव मनोविज्ञान। तो देखिएगा मानव मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? तो देखिएगा एक तरफ तो क्या है मानव और दूसरी तरफ क्या है मनोविज्ञान। और दोस्तों मैंने आपको बताया था मनोविज्ञान में अध्ययन किया किसका जाता है? मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है प्राणियों के व्यवहार का। तो देखिएगा यदि मानव के व्यवहार का अध्ययन, किसके व्यवहार का अध्ययन? मानव के व्यवहार का अध्ययन, केवल और केवल किसके? मानव के व्यवहार का अध्ययन। मैंने आपको मनोविज्ञान में पढ़ाया था कि मनोविज्ञान में पशु के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में पक्षी के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन इन तीनों के व्यवहार का अध्ययन नहीं, केवल एक का अध्ययन, किसके? मानव के व्यवहार का अध्ययन। तो उस शाखा का नाम बताओ जिसमें केवल और केवल मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और साथ में पूर्व कथन। प्रत्येक शाखा के अंत में एक शब्द जुड़ता है दोस्तों, या जुड़ेगा एक शब्द जिसका नाम होगा पूर्व कथन। यानी इससे संबंधित अनेक भविष्यवाणी की जाती है। यानी आपसे यूं पूछा जाएगा उस शाखा का नाम बताइए जिसके अंतर्गत केवल और केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उस शाखा को हम क्या कहते हैं? मानव मनोविज्ञान कहते हैं। तो देखिएगा जो मानव मनोविज्ञान है, मानव के पक्षों का महत्व है। एक विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा, मानव के जो पक्ष होते हैं उन पक्षों का महत्व क्या है? तो दोस्तों इसके लिए एक टॉपिक आता है विकास और अभिवृद्धि या अभिवृद्धि। उसके अंदर मानव के जो विकास के पहलू होते हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। इस मनोविज्ञान की इस शाखा का जो महत्व है वो महत्व यह है कि मानव के जितने भी पक्ष होते हैं, मानव के व्यवहार की जितनी भी कठिनाई होती है उन कठिनाइयों को दूर करना होता है। जैसे इसी प्रकार से देखिएगा मनोविज्ञान की शाखा है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की जो शाखा है उस शाखा का नाम है बाल मनोविज्ञान। दूसरी एक मनोविज्ञान है जिसका नाम है किशोर मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान। और तीसरी एक शाखा है जिसका नाम है प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। देखिएगा दोस्तों ये मनोविज्ञान की तीन शाखाएं हैं। देखिएगा विकास की अवस्था ये अलग है, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। ये क्या है बताओ? विकास की अवस्थाएं। लेकिन देखो जब 0 से लेकर लगभग 12 वर्ष का अध्ययन, यानी एक ऐसा बालक जिसकी आयु 0 से लेकर 12 वर्ष तक की हो, यानी हम यूं कह सकते हैं 0 से लेकर 12 वर्ष, और हम यहां पर यूं लिख सकते हैं 13 से लेकर लगभग 18 वर्ष, और यहां पर यूं लिख सकते हैं हम 19 वर्ष से ऊपर, 19 वर्ष से ऊपर। अब देखिएगा इन तीनों मनोविज्ञान की शाखाओं में होता क्या है। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें 0 से लेकर 12 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है, उस मनोविज्ञान की शाखा का नाम क्या है? बाल मनोविज्ञान, यानी हम उसको कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। जो किशोर मनोविज्ञान है उस किशोर मनोविज्ञान में हम यूं कह सकते हैं कि 13 वर्ष से लेकर लगभग 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष का आरंभ से लेकर 18 वर्ष तक बालकों का, हम यूं कह सकते हैं किशोर किशोरियों का अध्ययन जिस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? किशोर मनोविज्ञान। जो ये बाल मनोविज्ञान है, इस बाल मनोविज्ञान का जो जनक है उसका नाम है स्टैनली हॉल। हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। जो प्रौढ़ मनोविज्ञान है, यानी 19 वर्ष से ऊपर जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन या मानव के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम क्या है? प्रौढ़ मनोविज्ञान। कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि यहां पर 12 होगा या 13 होगा, और यहां पर 18 होगा या 19 होगा। देखिएगा दोस्तों ये विकास की अवस्थाएं हैं, शैशव अवस्था, और इसके अलावा 3 अवस्था, चार अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से। देखिएगा शैशव अवस्था, इस शैशव अवस्था का जो समय है वो समय क्या है? दूसरी एक अवस्था है जिसका नाम है बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था, और तीसरी जो अवस्था उसका नाम है किशोर अवस्था। इन अवस्थाओं का निर्धारण कभी भी आयु के आधार पर नहीं होता, विशेषताओं के आधार पर होता है। और प्रत्येक मनोवैज्ञानिक ने इन अवस्थाओं का अलग अलग सामान्य समय बताया है। लगभग जो हम समय मानते हैं शैशव अवस्था का, वो 0 से नहीं मानते, जन्म से मानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों 0 से लेकर जन्म तक जो अवस्था चलती है उसका नाम है गर्भ अवस्था। हम उसको यूं कह सकते हैं को 0 से लेकर जो जन्म तक अर्थात 280 दिन तक जो अवस्था चलती है उस अवस्था का नाम है गर्भावस्था। और जो जन्म से लेकर लगभग 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का आरंभ,
ये होती है 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का आरंभ। और देखो दोस्तों ये क्या क्या हो जाएगी, 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का आरंभ, और इसका क्या हो जाएगा 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष का आरंभ। इसका क्या हो जाएगा लगभग 13 वर्ष का आरंभ और 18 वर्ष का अंत और 19 वर्ष का आरंभ और 19 वर्ष से ऊपर। तो देखिएगा जो ये बाल मनोविज्ञान होती है, इस बाल मनोविज्ञान में मूलतः ये 2 अवस्थाएं आ जाती है, पहली शैशव अवस्था और दूसरी बाल्य अवस्था। इसके अलावा जो गर्भावस्था होती है यह भी इसी में सम्मिलित होती है, गर्भावस्था। और इसमें केवल और केवल शुद्ध रूप से कौन सी, ये मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, और एक कौन सी है प्रौढ़ मनोविज्ञान। देखिएगा इसके अलावा मनोविज्ञान की एक शाखा है और उस शाखा का नाम है पशु मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा है और उस शाखा का नाम क्या है, पशु मनोविज्ञान। देखिएगा दोस्तों इस पशु मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है, इस पशु मनोविज्ञान में अध्ययन मानव का भी किया जाता है और पशु मनोविज्ञान में अध्ययन पशु का भी किया जाता है। इसमें जो मानव का व्यवहार होता है, तो देखिएगा मानव का 2 प्रकार का व्यवहार होता है, एक होता है सामान्य व्यवहार और दूसरा जो व्यवहार होता है वो होता है असामान्य व्यवहार। सामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार। उसी प्रकार से देखिएगा पशु के पास में भी एक व्यवहार सामान्य व्यवहार, और जो दूसरा व्यवहार होता है वो दूसरा व्यवहार कौन सा होता है, असामान्य व्यवहार। तो देखिएगा यदि हम कहते हैं, यदि मैं यूं कहूं कि मानव के सामान्य और असामान्य, पशु के सामान्य और असामान्य व्यवहार का अध्ययन जिस मनोविज्ञान में किया जाता है उस मनोविज्ञान का नाम क्या है, पशु मनोविज्ञान। तो दोस्तों आप यहां पर यह सोच रहे होंगे कि इसका नाम तो पशु मनोविज्ञान है, लेकिन इसके साथ में मानव के व्यवहार का अध्ययन क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि इस मनोविज्ञान की शाखा में मानव के व्यवहार का चाहे सामान्य हो चाहे असामान्य हो, पशु के व्यवहार का चाहे सामान्य हो या असामान्य हो, इनकी आपस में की जाती है तुलना। इनकी आपस में क्या की जाती है, दोनों व्यवहारों की तुलना की जाती है। इस कारण इसी मनोविज्ञान की शाखा को हम तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। कौन सी मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों जो तुलनात्मक मनोविज्ञान है, ये तुलनात्मक मनोविज्ञान है क्या, जब पशु के सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार की तुलना मानव के सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार से तुलना की जाती है, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन का कार्य आरंभ किया उसका नाम क्या है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इसीलिए दोस्तों जो पशु मनोविज्ञान का जो जनक है वो जनक किसको कहा जाता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तो देखिएगा ये जो शाखा है इस शाखा का नाम है पशु मनोविज्ञान। कई विद्यार्थियों को यह भी बोल रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान का वो जनक है वो कौन है, स्टेनली हॉल है बाल मनोविज्ञान का जनक। इसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी में और डीप में पढ़ेंगे। अभी हमारा पढ़ने का उद्देश्य ये है कि मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में एक शाखा आती है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान। इसके अलावा दूसरी असामान्य मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। असामान्य मनोविज्ञान। देखिएगा दोस्तों इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर यह है कि मनोविज्ञान की इन दोनों शाखाओं में अध्ययन किसका किया जाता है, मानव का ही किया जाता है। लेकिन इस शाखा में मानव का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार कैसा होता है, सामान्य होता है। इस शाखा में जो मानव का व्यवहार होगा वो मानव का व्यवहार क्या होता है, असामान्य होता है। तो देखिएगा दोस्तों इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे कि सामान्य मनोविज्ञान क्या है, यानी हम यूं कह सकते हैं मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता हो उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। दूसरी असामान्य, यानी असामान्य में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा लेकिन जो मानव का व्यवहार होगा वो मानव का व्यवहार कैसा होगा, असामान्य। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, असामान्य। हम यूं कह सकते हैं मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक मनोविज्ञान की शाखा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म होता है 1879 में। और 1879 में जन्म तब होता है जब विलियम वुंड ने लिप्जिंग नगर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसलिए मनोविज्ञान की इस जनक का
या मनोविज्ञान की इस शाखा का जो हम जनक मानते हैं, वो जनक किसको मानते हैं? विलियम वुंट को मानते हैं। यानी विलियम वुंट ने इस मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को या मनोविज्ञान की इस शाखा को विकसित किया था, इसलिए हम इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इस मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत मानव के व्यवहार पर अनेक प्रयोग किए जाते थे और जो विलियम वुंट था, उस विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत संवेदना पर या चेतना पर कार्य किया था। दोस्तों, इसके अलावा मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हैं। जैसे देखिएगा, मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है परामनोविज्ञान। यह महत्वपूर्ण है। परामनोविज्ञान क्या होती है? देखिएगा, जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें इंद्रियों से नहीं होती है, हम यूं कह सकते हैं हमारे पास में ज्ञान के 4-5 स्रोत होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जिस ज्ञान की प्राप्ति इन 5 के द्वारा नहीं होती है, उस ज्ञान को हम कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। और जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें इन 5 इंद्रियों से होती है, उस ज्ञान को हम कहते हैं इंद्रिय ज्ञान। अब देखिएगा, जिस ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों के द्वारा नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। और जिसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। तो देखिएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान के जो विषय वस्तु है, जैसे देखिएगा आत्मा, जैसे देखिएगा परमात्मा, यानी आत्मा को हम आंख के द्वारा देख सकते हैं? नहीं देख सकते, परमात्मा के द्वारा। जैसे देखिएगा, मनोविज्ञान में जो भूत प्रेत होते हैं, देखिएगा भूत प्रेत, उन भूत प्रेतों का अध्ययन मनोविज्ञान की इसी शाखा में किया जाता है। भूत प्रेत, आपने दोस्तों एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है भूल भुलैया। भूल भुलैया पिक्चर जो है, वो भूल भुलैया पिक्चर किसकी है? अक्षय कुमार की है। और उस पिक्चर में जो अक्षय कुमार है, वो इसी शाखा का मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार की दोस्तों मनोविज्ञान में वर्तमान में अनेक शाखाएं हैं। जैसे देखिएगा, समाज मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के जितने भी प्रकार हैं उनका अध्ययन किया जाता है। समाज मनोविज्ञान क्या होती है? समाज में जितने भी प्राणी होते हैं, यानी हम यूं कह सकते हैं समाज में मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। कौन सी मनोविज्ञान कहलाती है? समाज मनोविज्ञान कहलाती है। तो दोस्तों, ये हमारा जो विषय था मनोविज्ञान का, ये विषय कंप्लीट हो गया है। और कल हम इस विषय के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या जन्म है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं, इसके अलावा प्रकृति कैसी है, बालक के लिए क्या महत्व है, शिक्षक के लिए क्या महत्व है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज आपको जितना भी पढ़ाया गया है, एक बार आप उनका अध्ययन कीजिए और कोई भी आपके यदि प्रश्न समझ में नहीं आया तो कल आप पुनः पूछिएगा मुझसे। और यदि दोस्तों कल का यदि कोई भी टाइम रहता किसी भी क्लास का, साइकोलॉजी का नहीं, राजनीति विज्ञान का है, गणित का है, तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आपके सभी प्रकार के आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, कल हम वापस मिलते हैं। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.